हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पर्सन में। आज हम ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज का वीडियो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में होगा और हम ये पढ़ेंगे कि ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी में क्या बताया, किन किन एरिया में कौन कौन सी डोमेन को उन्होंने बताया। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, उससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। ये जो टॉपिक है वो सीटेट वाले बच्चों के लिए, बीएड वाले बच्चों के लिए, इवन यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। जो वीएफ ब्लूम्स थे, है ना, ब्लूम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, बेंजामिन ब्लूम नाम था उनका। उन्होंने लर्निंग के 3 डोमेन को बताया, यानी लर्निंग हम किस तरीके से करते हैं, 3 तरीके से हम लर्निंग को कर सकते हैं। तो लर्निंग की 3 डोमेन को उन्होंने बताया। किन्होंने बताया? ब्लूम्स ने बताया कि लर्निंग को हम 3 तरीके से, 3 वे से कर सकते हैं। और 3 डोमेन को बताया। ये डोमेन क्या थी? ये लर्निंग की डोमेन थी, अधिगम की डोमेन थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि इन तीनों डोमेन के हेल्प से, इन तीनों डोमेन यानी एरिया, इन तीनों एरिया के हेल्प से किसी भी व्यक्ति की लर्निंग पॉसिबल होती है और लर्निंग अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अगेन सब कैटेगराइज इनटू 6 डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द थिंकिंग स्किल अरेंज फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले 3 डोमेन बताया। वो 3 डोमेन कौन सी थी? कॉग्निटिव डोमेन, जो कि संज्ञानात्मक उद्देश्य को फुलफिल कर रही थी। दूसरी थी अफेक्टिव डोमेन, जो कि इमोशंस से रिलेटेड थी, यानी भावात्मक उद्देश्य था। और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन, जो कि एक्शन बेस्ड था, जो कि शारीरिक उद्देश्य को फुलफिल करने वाली डोमेन थी। तो आपने क्या समझा कि ब्लूम्स जो थे उन्होंने 3 डोमेन बताया, लर्निंग की 3 डोमेन बताया। क्या क्या था? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। और हर डोमेन को उन्होंने फिर से डिवाइड किया, फिर से कैटेगराइज किया एक हायरार्की के रूप में। और उन्होंने बताया कि किस तरह कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा सीखता है और कैसे कैसे उसकी सीखने की एबिलिटी बढ़ती है, उसकी कैसी चेंज होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग में, उसकी थिंकिंग चेंज होती है। ये किसने बताया? ब्लूम्स ने बताया, है ना। तो ब्लूम्स ने हमें क्या दिया? हमें दिया 3 डोमेन्स बताया लर्निंग की, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। और फिर तीनों डोमेन को अलग अलग से फिर से कैटेगराइज किया कि जैसे उन्होंने क्या बताया कि कॉग्निटिव डोमेन जो है वो उन्होंने क्या किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया और एक हायरार्की के रूप में हमारे सामने रखा, एक पिरामिड के रूप में हमारे सामने रखा। इफेक्टिव डोमेन जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है, आपके दिल से रिलेटेड है, वो इफेक्टिव डोमेन है। इसमें उन्होंने 5 कैटेगरी बताई अलग से। और साइकोमोटर डोमेन जिसमें आपका हैंड, आपका पैर का मूवमेंट, आपका बॉडी मूवमेंट, आपके किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को करने में हेल्प करता है, वो क्या किससे रिलेटेड है? साइकोमोटर डोमेन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्लूम्स की कौन कौन सी डोमेन है। देखिए, साइकोमोटर डोमेन को कोग्निटिव डोमेन भी पहले हम कहते थे। तो ब्लूम्स ने 3 डोमेन दिया। कौन सा? जो कि दिमाग से रिलेटेड था, माइंड से रिलेटेड था, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड था, वो था कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपके इमोशन से, आपके मन से, आपके दिल से रिलेटेड था, इमोशन और फीलिंग से रिलेटेड, थॉट और थिंकिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन एक्शन और डूइंग से, आप किस तरह अपने बॉडी मूवमेंट से, अपने हाथ से, अपने पैर के मदद से कोई भी चीज सीखते हो। अब देखिए, कॉग्निटिव डोमेन में क्या आ सकता है? किसी भी चीज को मेमोराइज करना, रीजनिंग करना, रिकॉल करना, किस में आता है? कॉग्निटिव डोमेन। अब किसी भी चीज को आप रिकॉल करते हो तो आपकी कौन सी एबिलिटी, कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है? आपका माइंड एक्टिव रहता है, तो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। उसके बाद क्या होता है? आप कोई भी काम करने से पहले आप दिल से सोचते हो, अपने दिल की बात मानते हो, तो वो किससे होता है? वो इफेक्टिव डोमेन होता है। जिससे जैसे आपने किसी को मोटिवेट किया, तो मोटिवेट कैसा? अंदर से, अंत आत्मा से आपका कोई भी मोटिवेशन बाहर निकलता है और उस काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो कि मैंने किस में बताया है? मोटिवेशन की टॉपिक में मैंने बताया है
और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, जो आपके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है और जिसमें आप टाइपिंग करना, खेलना सीखते हो। तो बस उन्होंने क्या बताया कि लर्निंग हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति में, किसी भी पर्सन में, किसी भी बच्चे में अगर ये तीनों डोमेन काम करने लगी एक साथ, तो उसकी लर्निंग जो होगी उससे बेटर लर्निंग किसी की नहीं हो सकती। यानी लर्निंग करने के लिए किसी भी व्यक्ति में ये तीनों डोमेन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई 2 डोमेन काम कर रहा है और 1 डोमेन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे की लर्निंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने डेवलप किया, क्या क्या उन्होंने बताया। तो अभी आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन क्या है, और इसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर भी मैं इसके एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि अफेक्टिव डोमेन का स्टेजेस कौन कौन से सब पार्ट है, सब कैटेगरी है, और साइकोमोटर डोमेन के। तो आज का हमारा फोकस रहेगा कि कॉग्निटिव डोमेन पे हमें क्या पढ़ना है और कैसे उसमें चेंजेस आए। ठीक है, चलिए। ब्लूम्स का वर्गीकरण हम बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने, है ना, जिन्होंने 1956 में यानी 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव नाम से पुस्तक किसने लिखी थी, बुक किसने लिखी थी? तो ब्लूम्स ने लिखी थी, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम नाम था। ठीक है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रचलित हुआ। यानी उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, और वही आगे जाके किस नाम से फेमस हुआ? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से फेमस हुआ। वर्तमान की शिक्षा ब्लूम्स के वर्गीकरण पर आधारित है। अच्छा, हम एजुकेशन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा है, वो किस पर बेस्ड है? वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है। जैसे एक अध्यापक पढ़ने से पहले उस प्रकरण से जुड़े, है ना, ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों का चयन करता है। यह ब्लूम्स के वर्गीकरण की ही देन है। जैसे क्या ज्ञानात्मक, यानी बच्चे में क्या क्या कॉग्निटिव लेवल पे चेंजेस आएगा जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। बच्चे के बोधात्मक या भावनात्मक भी हम कह सकते हैं, उसमें कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए, लर्निंग क्या होना चाहिए? लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया होता है ना, वो अफेक्टिव डोमेन होता है, बोधात्मक या भावनात्मक आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, आप देखोगे कि बहुत लोग, हमने बचपन से हम क्या पढ़ते आए हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ, ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमने लर्निंग तो कर ली, हमने लर्न तो कर लिया, हमने माइंड्स में पढ़ लिया कि हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या उस लर्निंग को हम अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या उस लर्निंग को हमने अपने इमोशन लेवल से पढ़ा है, क्या समझा है? बहुत लोग देखोगे कि क्या होता है कि नल को खुला छोड़ देते हैं, अपने शेविंग करते समय, ब्रश करते समय आप देखोगे कि बाथरूम में उनकी नल खुली रहती है और पानी बर्बाद होते रहता है। तो उन्होंने कॉग्निटिव लेवल से तो लर्निंग करी कि हाँ, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इमोशनल लेवल पर, बोधात्मक एरिया में, इमोशनल एरिया से उन्होंने लर्निंग को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि उनकी लर्निंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। उन्होंने यहाँ तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर उस लर्निंग को वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो यानी कि लर्निंग उनकी नहीं हुई है, और यही ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी हमें बताती है। चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट में लेके जाऊं, है ना, और आपको पूरी तरीके से ये वीडियो समझ में आ जाए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ ए कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी मेंटल प्रोसेसेस से, मेंटल जो लर्निंग जिसके में आपका माइंड काम करता है, उस डोमेन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंक्लूड द कॉग्निटिव स्किल रिलेटेड टू नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कॉग्निटिव डोमेन में किस लर्निंग पर फोकस करते हैं? जहाँ पे आपका नॉलेज, जहाँ पे आप नॉलेज को गेन करते हो, किसी भी चीज़ को समझते हो, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। वो किससे रिलेटेड है? वो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है ना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब
क्रिएट की गई थी 1956 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, हमने पहले भी पढ़ा। पब्लिश एज ए काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग आउटकम एंड ऑब्जेक्टिव। ये टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड थी, लर्निंग आउटकम पर और उसके ऑब्जेक्टिव पर, उसके उद्देश्यों पर क्या थी, बेस्ड थी, उसी पर बनाई गई थी। The original sequence of cognitive skill was knowledge। जो ओरिजिनल सीक्वेंस था जब उन्होंने 1956 में एक टेक्सोनॉमी को डेवलप किया था, तो उसमें कॉग्निटिव डोमेन की जो सब कैटेगरी उन्होंने बताई थी, उसमें ओरिजिनल सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले उन्होंने नॉलेज को बताया था, फिर कॉम्प्रिहेंशन को बताया था, फिर एप्लीकेशन को बताया था, फिर एनालिसिस को बताया था, सिंथेसिस, देन आफ्टर सबसे लास्ट में उन्होंने सबसे ऊपर लेवल किसको रखा था, इवेल्युएशन को रखा था। द फ्रेमवर्क पर रिवाइज्ड इन 2001। और इस जो उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसे लेवल रखा था कि सबसे पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवेल्युएशन। उसके बाद 2001 में रिवाइज्ड किया गया, संशोधन किया गया, और किसके द्वारा किया गया, लोरिन एंडरसन एंड डेविड कैथॉल ने इसको रिवाइज्ड किया, जो कि उनके कलीग्स थे ही, उनके क्या थे, सहपाठी थे। उन्होंने इसको रिवाइज्ड किया और उसको हम किस नाम से जानते हैं, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिनल जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी वो कब आई थी, 1956 में। रिवाइज्ड वाली कब आई थी, 2001 में। अब उन्होंने रिवाइज्ड करके, संशोधन करके क्या इसमें बदलाव लाया वो हम अभी देखेंगे, है ना। The most significant change of cognitive development was removal of synthesis। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्या चेंजेस लाया था, उन्होंने चेंजेस किया था, किसने चेंजेस किया था, एंडरसन एंड कैथॉल ने चेंजेस लाया था 2001 में। और क्या चेंजेस लाया था कि ये जो सिंथेसिस है ना, तो रिमूवल ऑफ सिंथेसिस एंड एडिशन ऑफ क्रिएशन। सिंथेसिस को हटा के क्रिएशन यानी क्रिएटिविटी को उन्होंने डाला था, और एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी उनका मानना था कि हाईएस्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, सिंथेसिस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। चलिए किस तरह से चेंजेस आया उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब ये है, आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि ये जो थी वो पहले वाली थी 1956 वाली, जिसको किसने दिया था, ब्लूम्स ने दिया था, बेंजामिन ब्लूम्स ने दिया था। और उनके कलीग्स थे, जो उनके पार्टनर थे, उनके साथी थे, उन्होंने इसमें फिर से बदलाव लाया, उसको रिवाइज्ड किया, और उन्होंने कुछ बदलाव लाके चेंजेस किया। और उन्होंने बताया कि वो कब किया, 2001 में एंडरसन एंड कैथॉल्स ने इसको चेंज किया। और उन्होंने बताया कि ये जो सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस को सबसे ऊपर रखेंगे और उसको क्रिएट में चेंज किया। सिंथेसिस को क्या बता दिया कि वो क्रिएट होना चाहिए, और इवेल्युएशन को, जहाँ पे इवेल्युएशन सबसे ऊपर था 1956 में, तो उसको इवेल्युएशन को एक पोजीशन नीचे लाया गया और सबसे ऊपर क्रिएट को यानी क्रिएटिंग को रखा गया। तो जो ब्लूम्स ने दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, नाउन के फॉर्म में दिया था। वो क्या था, हमने अभी भी पढ़ा, नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था, इवेल्युएशन था। वो किस फॉर्म में था, नाउन के फॉर्म में था। लेकिन उसको चेंज कर दिया किस फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में कर दिया गया 2001 में एंडरसन द्वारा। और उन्होंने नॉलेज को क्या बताया, रिमेंबरिंग बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बता दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बता दिया गया, एनालिसिस को एनालाइजिंग बता दिया गया, सिंथेसिस को क्या कर दिया गया, सबसे ऊपर लाके क्रिएट में चेंज कर दिया गया, और इवेल्युएशन को यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट में डाला गया, है ना। तो ये उन्होंने चेंज किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वाला था नाउन के फॉर्म में, दूसरा वर्ब के फॉर्म में। पहले नॉलेज को बदल के रिमेंबरिंग कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालाइजिंग एनालाइजिंग, सिंथेसिस को क्रिएशन कर दिया। यानी मेन चेंजेस यहाँ पर ये ऊपर वाले दोनों में आया, यानी सिंथेसिस क्रिएटिंग में बदल गया और इवेल्युएशन क्रिएटिंग के नीचे आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि स्कूल में कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये था नया वाला फॉर्म, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटेड, क्रिएट। अब ये जो तीन जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये है हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ना।
ये जो है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। HOTS का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इन तीनों को लोअर में क्यों डाला गया? क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग यहाँ पे कम अप्लाई होती है, आपको कम सोचना पड़ता है। लेकिन जब किसी भी चीज को आप एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो, क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा लगती है। वहां पे थिंकिंग बहुत ज्यादा लगने के कारण ये सब हो गए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी अगर आप क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या आएगा, तो मान लो ये चारों दे दे, तो कौन सा नहीं होगा? ये चारों ऑप्शन में रहे, जैसे ये एक ऑप्शन में रहे, ये रहे और ये रहे, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि हायर ऑर्डर थिंकिंग में कौन सा नहीं होगा, तो आप अगर पढ़े रहोगे कि ये तीनों तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, तो ये जो होगा ये नहीं होगा, और इसको आप इजिली बता सकोगे, है ना। तो ये स्कूल में अप्लाई हो रहा है कि कहाँ आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग यूज करना है, कहाँ लोअर ऑर्डर थिंकिंग करना है और कैसे करना है। स्कूल में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल है रिमेम्बरिंग, जो कि हम नए वाले वर्ब वाले फॉर्म को पढ़ते हैं ना, यानी स्मरण करना, किसी भी चीज को याद करना, रिकॉल करना, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्ट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप क्या समझ गए कि प्याजे जो है, प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी है? 4 स्टेज दे दी। अब उस स्टेज में उन्होंने क्या दिया है, कैसे दिया है, क्यों दिया है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने बस रट लिया कि प्याजे ने ना अपनी जो स्टेजेस बताए हैं ना डेवलपमेंट के, उसमें 4 स्टेज बताई है, 4 स्टेज बताई है, 4 स्टेज बताई है ना। तो ये बताए, तो ये सिंपल से हुआ कि किसी भी चीज को आपको रट लेना है ना, रिकॉल कर लेना है ना, उसको हम कहते हैं रिमेम्बरिंग। यानी एग्जाम्पल में एक्टिविटी एट रिमेम्बरिंग एंड मेमोराइजिंग। अब कोई बच्चा पोएम रट लिया, उस पोएम में क्या बोलने का कोशिश कर रहा है पोएट, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो किसी स्टेट का कैपिटल याद कर लिया, जैसे बिहार की राजधानी पटना है, यूपी की राजधानी लखनऊ है ना। कोई मैथ्स का फॉर्मूला याद कर लिया, बस याद कर लिया, उसको कहाँ यूज करना, वो फॉर्मूला बना क्यों है, कैसे बना, उससे उसको कोई मतलब नहीं। सिंपली आपको रट लेना है, उसके पीछे क्या है, क्यों है, ये आपसे मतलब नहीं है। यानी स्मरण यानी रिमेम्बरिंग में क्या होता है? प्राप्त किए ज्ञान को अधिक समय तक अपनी बुद्धि माइंड में संचित रख पाना एवं समय आने पर पुनः स्मरण कर पाना, स्मरण शक्ति की गुण होते हैं। समझ में आया पहला लेवल क्या होता है? इसीलिए इसको सबसे नीचे का लेवल, बस आपको रटना है, तो इसीलिए इसको सबसे नीचे वाले लेवल में रखा जाता है। दूसरा होता है, उससे ऊपर का क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। यानी यहाँ पर आपने जो याद किया उसको समझ के याद किया। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी चीज आपने पढ़ा और उसको समझा, तो फिर जब आप अपने शब्दों में किसी भी चीज को लिखना शुरू कर दोगे, यानी आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, तभी तो आप अपने शब्दों में लिख रहे हो। जैसे आपने समझा कि ये प्याजे की जो 4 स्टेजेस है, उसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर बच्चे ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं। तो ये आपने समझा, तो उसको आपने अपने शब्दों में लिखना प्रयास कर दिया। जैसे आप समझे, आपने पहले स्टेज में क्या पढ़ा, रिमेम्बरिंग किया, मैडम ने पढ़ाया आपको क्लास में कि बच्चों ये ट्रायंगल है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया रेक्टेंगल। तो आपने बस इसका नाम याद कर लिया, ये है ट्रायंगल। देखते ही आप बता दोगे ये ट्रायंगल है। अब क्यों है ट्रायंगल आपको नहीं पता है, क्या फॉर्मूला होगा, क्या एरिया होगा, क्या इसका पैरामीटर होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ये आपने सिंपली याद कर लिया, ये रिमेम्बरिंग स्टेज में आ गया। अब यहाँ पर आओगे अंडरस्टैंडिंग स्टेज में। अब यहाँ पर मैडम ने बताया कि ये स्क्वायर होता है और आपने समझा कि हाँ भाई ये स्क्वायर होता है और ये होता है रेक्टेंगल। और अब मैडम ने अब बताया कि देखो ये स्क्वायर होता है तो इसकी जो चारों साइड होती है ना, ये इक्वल होती है ना, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। और ये है रेक्टेंगल, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है ना, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो आपने समझा कि हाँ भाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है। ये रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल को और अच्छे से समझा है ना। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो अगर आपने समझा होगा तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्टेज में आप उसको अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला स्टेज है अप्लाइंग। अब अप्लाइंग आपने समझा क्या कि हमने स्क्वायर को समझा कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेकिन जब उस समझ को आप रियल लाइफ वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, उसको यूज करते हो, तो वो क्या होता है?
एप्लीकेशन में आता है, अप्लाइंग में आता है, यानी जो आपने ग्रहण किए हुए समझे हुए ज्ञान को जब आप रियल लाइफ में आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आपने समझा कि ये स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसकी ये फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। जब आप कोई घर बनाओगे और उस रेक्टेंगल के एरिया को, है ना, स्क्वायर के एरिया को आपको आता होगा तो उसको अप्लाई करोगे कि भाई आप आर्किटेक्ट से बात करोगे कि भाई मेरे को इतना बाई इतना का रूम चाहिए, इसमें इतने इतने वाले रूम में कितना टाइल्स लगेगा, तो आप रियल लाइफ वर्ल्ड में उसका यूज करने लगे, है ना। तो वो क्या हो गया, अप्लाइंग हो गया, है ना। एग्जाम्पल, एक्टिविटी, एप्लीकेशन, यूज अ फॉर्मूला टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप स्क्वायर का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप यूज करोगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम आपकी क्या आई कि आपने लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है ना, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, आपने एरिया निकाला, पैरामीटर निकाला, है ना, किस अपने रूम के लेंथ, आपका रूम का कितना लेंथ होना चाहिए, आपके रूम का कितना ब्रेथ होना चाहिए, उस चीज पर आपने फोकस किया, उस चीज को आपने अप्लाई किया, किसमें, अप्लाइंग स्टेज में। तो उससे ऊपर की थिंकिंग ये हुई, है ना। किसी फॉर्मूला को याद करके उसको अप्लाई करना, है ना। जब वह ज्ञान समझ में आ जाए, है ना, वह ज्ञान समझ में आ जाए, ज्ञान से समझ बढ़ी और समझ से आप उसको क्या करो, अप्लाई करो, आ जाए, तब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर उसको लागू करना चाहिए। अब कोई आपने स्कूल में टाइम में पढ़ा होगा लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है ना। तो आप उसको अप्लाई आप रियल लाइफ वर्ल्ड में जब आप बड़े हो गए, अपना घर बना रहे हो तो उसको कर रहे हो, तो इसको कहते हैं अप्लाइंग, है ना। उसके बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है, किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ के देखना, है ना, अलग अलग पार्ट में तोड़ना और उसको समझना कि आखिर ये कैसे बना, कैसे कैसे छोटे पार्ट का, एक एक छोटे पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझना, है ना। जैसे उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात, है ना, उसका विश्लेषण करना अर्थात तो उसको तोड़कर उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। यानी आपने जो ज्ञान को अप्लाई किया था उसके बाद देखा कि क्या ये सही है या नहीं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे, समझोगे कि कितना तक ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ये होता है एनालिसिस, एनालाइजिंग या एनालिसिस। उसके बाद आता है हमारा पांचवा, जो कि फिफ्थ लेवल है, इवेल्युएशन, जिसको क्या किया था एंडरसन ने, ये सबसे ऊपर लेवल का था जब ब्लूम्स ने दिया था, लेकिन उसको एक पॉइंट नीचे लाया, एक स्टेप नीचे लाया एंडरसन ने, कैथॉल ने, और उन्होंने बताया कि मूल्यांकन से भी ऊपर की चीज होती है, वो क्या होती है, क्रिएटिंग, जिसको हम सबसे ऊपर रख सकते हैं और सबसे हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग होती है। मूल्यांकन क्या होता है, इवेल्युएट क्या होता है, विश्लेषण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन करना कि जिस उद्देश्य से उसकी प्राप्ति की गई है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है नहीं, यानी जिस चीज के लिए बनाया गया है क्या वो उस उद्देश्य को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, और कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है, ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है ना। तो ये है मूल्यांकन का, ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट में क्या बताया था, सिक्स और हाईएस्ट लेवल क्या होता है, क्रिएट करना, किसी भी चीज को, नई चीज को डेवलप करना, किसी नई चीज का निर्माण करना होता है क्रिएटिंग, और सबसे हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग होती है। और ये नए वाले रिवाइज्ड फॉर्म में इसको बताया गया है, जो कि 2001 में आई थी, एंडरसन द्वारा दी गई थी, है ना। मूल्यांकन करने के पश्चात उस स्मरण में एक नए विचार का निर्माण होता है, जिससे एक नए विचार की रचना होती है। यानी मूल्यांकन करने के बाद आप क्या करते हो कि नहीं, इसमें ये थोड़ी बहुत कमी रह गई, अब हम इसमें कुछ इस तरह से करेंगे कि ये इस तरह से दिखेगा, इसमें हम ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, तो आप कुछ नया बनाने लगते हो, नया क्रिएट करने लगते हो, तो वो क्या होता है, क्रिएटिंग होता है। तो ये थी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। आशा करती हूँ आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी समझ में आई होगी। कॉग्निटिव लेवल वाली डोमेन हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी, या कभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, जिसको कॉग्निटिव डोमेन के नाम से पहले जानते थे, उसके बारे में भी आपको बताऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।